article on the topic Tribunals in India. An overview. Introduction. Tribunals are quasi-judicial bodies established to adjudicate disputes in specialized areas such as taxation, administrative services, corporate laws, environmental issues, and telecommunications. They serve as an alternative to traditional courts, which often face delays due to heavy caseloads. Objectives of tribunals: ensure speedy justice by reducing backlogs in courts, leverage domain expertise to make informed decisions, reduce procedural rigidity, as tribunals are not bound by the Code of Civil Procedure (CPC) or the Indian Evidence Act, but follow the principles of natural justice. Key features of tribunals: quasi judicial nature. The tribunals possess power similar to courts, such as summoning witness, requiring document production, and delivering judgments. Autonomy. Tribunals function independently, but concerns exist regarding executive interference, especially in appointments. Role in governance. Tribunals act as a bridge between the judiciary and administrative authorities, resolving disputes related to government policies and compliance matters. तो बेसिकली हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ना जो हमारे सिविल कोर्ट्स हैं या हाई कोर्ट हैं, इनमें क्या होता है कि बहुत सारे केसेस होते हैं, मतलब हैवी बैकलॉग्स होता है. बैकलॉग मतलब बहुत सारे केसेस हैं, पेंडिंग केसेस हैं. ठीक है ना. डायलॉग भी फेमस है कि तारीख पे तारीख. ठीक है ना. तो इस तरह से जो हमारा जो इंडियन कोर्ट्स है उसमें बहुत बैकलॉग्स होते हैं, तो इसीलिए स्पीडी जस्टिस नहीं मिल पाती है. तो उसी के लिए ना ट्रिब्यूनल्स को बनाया गया है. तो ट्रिब्यूनल्स के बनाने में एक और फ़ायदा ये भी है ना कि जिस भी फील्ड का कोई केस आया है, जैसे मान लो कोई कॉरपोरेट केस आया है या फिर जो भी क्राइम या फिर जो भी इशू है, तो उसमें उसी फील्ड के एक्सपर्ट्स को बुलाकर उनकी राय लेकर जो है जजमेंट पास की जा सकती है. जबकि ऐसा जो है सिस्टम जो है किसी सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं होता है. वहाँ पर तो लॉयर्स हैं और वो अपनी दलीलें देते हैं और उस हिसाब से केस होते हैं. ठीक है. तो जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा केसेस ट्रिब्यूनल्स के पास जाएं और फटाफट स्पीडी रिकवरी हो और फटाफट जो है वही सबके लिए अच्छा है. ठीक है ना. और उसमें क्या होता है कि जो हमारा जो जुडिशरी है उस पर भी बर्डन कम हो जाता है और लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो इंडियन सिस्टम पे, इंडियन गवर्नमेंट पे बना रहता है कि भाई हमें जो है जस्टिस मिल रही है. और जो हमारे जो अब इसमें बात कर रहे हैं कि प्रोसीजरल रिजिडिटी की बात कर रहे हैं. इसका मतलब है कि ना जो हमारी जो जुडिशरी है उसका एक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, CPC बोलते हैं उसको. ठीक है ना. कि भाई कैसे अब आपका कोई केस आया तो पहले आप कोई लॉयर हायर करोगे, फिर लॉयर अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेगा और एविडेंस इकट्ठे करेगा जो भी केस है. तो उसमें बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है और इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से चलते हैं हमारी जो जुडिशरी है. तो इसमें क्या होता है, ट्रिब्यूनल्स में इतनी रिजिडिटी नहीं है, इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है. भाई कोई छोटा सा केस है उसको इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ में या फिर लिखा पढ़ी में लंबा ना करके, इतना ज़्यादा टाइम ना लेकर फटाफट हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं. ये फ़ायदा है ट्रिब्यूनल्स में. ठीक है ना. और इसमें यही कह रहे हैं कि जो ट्रिब्यूनल्स है उनका क्वासी जुडिशियल नेचर है, मतलब उनके पास वो सारी पावर्स हैं जो कोर्ट्स के पास होती हैं. ठीक है ना. पावर सिमिलर टू कोर्ट्स हैं, जैसे कि किसी को सम्मन करने की पावर है और डॉक्यूमेंट दिखाने की पावर वगैरह, और जजमेंट पास करने की पावर भी ट्रिब्यूनल्स को दी गई है. और इनके पास ऑटोनॉमी है कि भाई
ट्रिब्यूनल्स जो है इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकते हैं अपने आप, बिना किसी कोर्ट्स या फिर लॉयर्स की हेल्प लिए। जो भी इनका जो स्टाफ है, ट्रिब्यूनल्स में जो स्टाफ है, वही अपने इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। लेकिन जब अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना, अपॉइंटमेंट मतलब कोई नया जज हुआ या कोई नया आईएएस ऑफिसर आ रहा है कहीं पर, नए अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है मतलब कोई गवर्नमेंट बॉडी है और ये भी गवर्नमेंट बॉडी है या फिर ट्रिब्यूनल है, राइट। तो ये क्वासी जुडिशियल है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ना ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। सो समहाउ ना जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की अपॉइंटमेंट होती है, उन केसेस में ना वो थोड़ा इसमें टेम्परिंग या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं जजमेंट को। तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी ऑटोनॉमी पे ऑटोनॉमी थोड़ी अफेक्ट होती है। रोल ऑफ गवर्नेंस के बारे में हमने बात करी कि जो ट्रिब्यूनल है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ और जुडिशरी के बीच में एक लिंक का काम कर रहा है, ठीक है ना, एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। मतलब कोई इशू है जो जुडिशरी के पास जाता है, लेकिन उससे पहले ही उसको ट्रिब्यूनल ने सॉल्व कर दिया, जुडिशरी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है ना। कोई भी छोटे मोटे केसेस हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के रिलेटेड हैं, कंप्लायंस मैटर्स हैं, ठीक है ना, तो उनमें वो काम ट्रिब्यूनल्स ही कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड स्टैट्यूटरी लॉज। द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 institutionalized tribunals through articles 323A and 323B, ठीक है ना। तो जो इनकी अथॉरिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड स्टैट्यूटरी लॉज, राइट। मतलब इनका जो ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये ट्रिब्यूनल्स के बारे में नहीं था। बाद में हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करी है तब इनके बारे में, तब इनको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है, बनाया गया है 1976 में थ्रू आर्टिकल्स 323A एंड 323B की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। आर्टिकल 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स empowers parliament to establish tribunals for disputes concerning recruitment and service conditions of public servants। जो वही पब्लिक सर्वेंट मतलब सिविल सर्वेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो आर्टिकल 323A के हिसाब से पार्लियामेंट को पावर है कि वो ट्रिब्यूनल बनाए उन डिस्प्यूट्स के लिए जिसमें किसी भी सिविल सर्वेंट या पब्लिक सर्वेंट की रिक्रूटमेंट या सर्विस कंडीशन की कोई बात है। मतलब उसे कितने साल काम करना है, कहाँ काम करना है, और उसकी कब उसकी रिक्रूटमेंट होती है, इस तरह से। और इन रिक्रूटमेंट या सर्विस कंडीशन में कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो ट्रिब्यूनल बनाए, ठीक है, अंडर आर्टिकल 323A। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल CAT हैंडल्स डिस्प्यूट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स SAT डील विद डिस्प्यूट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है ना। तो हमने इसमें तीन चीज़ें पढ़ी। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, AT कह सकते हो, जैसे इसमें CAT कह रहे हैं, यहाँ पर CAT कह रहे हैं, SAT कह रहे हैं, वैसे यहाँ पर हम इसको AT बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमने पढ़ा AT, CAT और SAT। AT में हमने जनरली किसी भी पब्लिक सर्वेंट, सिविल सर्वेंट की सर्विस कंडीशन और रिक्रूटमेंट को लेकर कोई डिस्प्यूट आता है तब हम इसका हेल्प ले सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का। और इसमें भी और आगे हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि
अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, तो उस हिसाब से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल लगेगा या फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की हेल्प ली जाएगी। आर्टिकल 323B, अदर ट्रिब्यूनल्स कौन कौन से हैं? एम्पावर्स पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू क्रिएट ट्रिब्यूनल्स फॉर मैटर्स बियॉन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज सच एज टैक्सेशन डिस्प्यूट्स, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ITAT, मतलब टैक्सेशन में कि भाई सेंटर को टैक्स लिवाई करने थे या स्टेट को करने थे, या फिर कुछ टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वो प्रॉपरली नहीं हुआ, जो भी, तो उसके अंदर ITAT का रोल आता है। तो इस तरह से ना हमने अलग अलग जो हमारे एरियाज़ है उसमें अलग अलग हमने ट्रिब्यूनल बनाए हुए हैं। अलग अलग चीज़ों के लिए हमने ट्रिब्यूनल डेडिकेट किए हुए हैं, ठीक है। तो अब आर्टिकल 323B में क्या है कि पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को पावर है कि वो ITAT जैसे टैक्सेशन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए ITAT, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जैसे ट्रिब्यूनल्स को बना सकता है, या फिर ऐसे ही कोई और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, लैंड रिफॉर्म्स है, इलेक्शंस हैं, कॉरपोरेट लॉज हैं। कॉरपोरेट लॉ के लिए ट्रिब्यूनल है NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एनवायरमेंटल इश्यूज़ के लिए ट्रिब्यूनल है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, ठीक है ना। तो इस तरह से लैंड रिफॉर्म्स के लिए भी ट्रिब्यूनल बनाए जा सकते हैं, इलेक्शंस के लिए बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना, ताकि सारे केसेस जुडिशरी के पास ना जाएं और पहले ही उसको आसानी से ट्रिब्यूनल की हेल्प से ही रिजॉल्व कर लिया जाए, ठीक है ना। आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटीशन, grants the Supreme Court discretionary power to hear appeals against tribunal decisions, ensuring judicial oversight। मतलब कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है ये, कि अगर किसी ट्रिब्यूनल की शिकायत लगानी है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटीशन। आर्टिकल 226 एंड 227 जुडिशियल रिव्यू बाय हाई कोर्ट्स, empowers high courts to review tribunal decisions, reinforcing checks and balances। तो इसका मतलब है कि जो ट्रिब्यूनल के डिसीजंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है ना, फॉर जुडिशियल ओवरसाइट, और हाई कोर्ट्स भी सुन सकते हैं फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस। मतलब कि जो ट्रिब्यूनल्स है वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो ये इंश्योर करने के लिए हाई कोर्ट रिव्यू कर सकता है ट्रिब्यूनल के डिसीजंस को या फिर जजमेंट्स को। द एल चंद्रा कुमार केस 1997 अफर्म दैट ट्रिब्यूनल्स आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू बाय द हाई कोर्ट्स। तो जो एल चंद्रा कुमार केस है उसने ये प्रूव कर दिया कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं दे आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, मतलब वो भी किसी के सुपरविजन में रहेंगे, जो कि है हाई कोर्ट, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू में रहेंगे वो भी, राइट। दे कैन ऑल्सो बी चेक्ड वेदर दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ पावर्स calls for separation of the judiciary from the executive. However, executive involvement in tribunal appointments raises concerns about their independence. Separation of powers
अब आर्टिकल 245 और 246 में क्या है ना, आर्टिकल 245 और 246 के अंदर भी सेपरेशन ऑफ पावर्स है, लेकिन उसके अंदर क्या है, लेजिस्लेचर की जो पावर्स हैं, लेजिस्लेचर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेचर है उसके अंदर उसका जो डिवीज़न है, यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इसका डिवीज़न है, ये भी सेपरेशन ऑफ पावर है, राइट। लेकिन यहाँ पर भी आर्टिकल 50 है, ये भी सेपरेशन ऑफ पावर है। यहाँ पर क्या है, कॉल्स फॉर सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना। तो जो भाई जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है, ये तीन पिलर्स हैं। तो इसमें वो कह रहे हैं कि जो जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है वो अलग अलग है, ठीक है, मतलब ठीक है ना, ये इंडिपेंडेंट, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव में जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, कई बार उनको ट्रिब्यूनल में अपॉइंट कर लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्वमेंट इन ट्रिब्यूनल अपॉइंटमेंट्स रेजेस कंसर्न्स अबाउट द देयर इंडिपेंडेंस। तो इस तरह की चीज़ें जो है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन उठाती हैं। एवोल्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया, मतलब ट्रिब्यूनल्स के कैसे बने इंडिया में। प्री 1976 पीरियड ट्रिब्यूनल्स एग्जिस्टेड अंडर वेरियस स्टैट्यूटरी लॉज बट लैक्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स appellate ट्रिब्यूनल was established in 1941। तो ये जो है इंडिपेंडेंस से भी पहले बन गया है। इनकम टैक्स appellate ट्रिब्यूनल फॉर टैक्स रिलेटेड एडजुडिकेशन। पोस्ट 1976 पीरियड द 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट formally introduced the tribunals into the constitutional framework. Objectives: reduce the burden on traditional courts, provide specialized and speedy justice, ensure a uniform structure for tribunals. लैंडमार्क केस एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997, ये हमने पढ़ा ही है ऊपर अभी, एल चंद्रा केस, ये वाला एल चंद्रा केस, ठीक है। सारा ब्लू ब्लू हो गया है। की रूलिंग्स, तो ट्रिब्यूनल्स आर नॉट सब्सटीट्यूट्स ऑफ फॉर हाई कोर्ट्स, मतलब जहाँ पर हाई कोर्ट का काम है वहाँ पर ट्रिब्यूनल काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। हाई कोर्ट की जगह ट्रिब्यूनल को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो छोटे मोटे केसेस हैं जिसमें हाई कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या फिर सिविलियंस के हैं कुछ, या फिर नॉन कंप्लायंस है, इस तरह का पॉल्यूशन नॉन कंप्लायंस, इस तरह के केसेस हैं, तो वो ट्रिब्यूनल्स हैंडल कर सकते हैं। स्ट्रक डाउन प्रोविजंस बारिंग हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन ओवर ट्रिब्यूनल्स। emphasize that judicial review is part of the basic structure। अच्छा, इसके बारे में कह रहे हैं कि ये जो लैंडमार्क केस था एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997, इसके बारे में कह रहे हैं हमने उस केस में जो हमारी जो की जजमेंट्स थी, की रूलिंग्स थी, वो ये थी, एक तो कि ट्रिब्यूनल्स को हाई कोर्ट की जगह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और स्ट्रक डाउन प्रोविजंस बारिंग हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन ओवर ट्रिब्यूनल्स, और emphasize that judicial review is part of the
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस केस ने ये भी एम्फोसाइज किया कि जुडिशियल रिव्यू करना, मतलब कि किसी ने कोई जजमेंट पास की, रूलिंग्स आई ट्रिब्यूनल की, तो उसको उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है कि वो सही है कि नहीं, बाद में वो रिव्यू कर सकते हो, इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि उसको इंश्योर किया जाए कि वो जस्टिफाइड है, जो रूलिंग्स हैं, जो जजमेंट है। Recent developments: Tribunal Reforms Act 2021 aimed to streamline tribunal operations and reduce redundancy. Aim to streamline tribunal operations and reduce redundancy, मतलब जो ट्रिब्यूनल के ऑपरेशंस है उनको और तेज करने की कोशिश की गई इन रिफॉर्म्स के थ्रू। ये रिफॉर्म्स, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 में। और इसमें अभी क्या क्या चेंजेस आए हैं पहले से, कि एबॉलिशन ऑफ सर्टेन ट्रिब्यूनल्स, एग्जांपल फिल्म सर्टिफिकेट एपेलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो इससे ही जो फिल्म सर्टिफिकेट एपेलेट ट्रिब्यूनल है, इससे मुझे याद आ रहा है कि वो सरकारी सरकारी कमीशन आया था, उसका एक रिकमेंडेशन था कि रेडियो और टीवी को ना ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, मतलब उस पर जो है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, उस पर भी इतनी नज़र ना रखी जाए, गवर्नमेंट जो है इतनी नज़र ना रखे कि उसको भी कंट्रोल करे कि क्या दिखाया जाए क्या ना दिखाया जाए, इस तरह से। तो फिल्म सर्टिफिकेट एपेलेट ट्रिब्यूनल को हटा दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड अपॉइंटमेंट प्रोसेस थ्रू सेंट्रल सिलेक्शन कमिटी, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ जुडिशियल बॉडीज इन अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट के लिए ना सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस, मतलब सेंट्रलाइज्ड अपॉइंटमेंट प्रोसेस कर दिया जाए, और इसके अंदर इन ट्रिब्यूनल्स का कोई काम ना हो, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी सिविल सर्वेंट्स के, तो उसमें जो ट्रिब्यूनल्स के जो डिसीजंस होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है, या फिर ट्रिब्यूनल्स अपनी इंडिपेंडेंस से काम नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि अपॉइंटमेंट के लिए आप एक अलग सेंट्रल सिलेक्शन कमेटी बनाएं, ताकि जो जुडिशियल बॉडीज़ है उनका रोल कम हो जाए अपॉइंटमेंट्स में। क्रिटिसिज्म क्या मिला है कि रेज कंसर्न्स अबाउट एग्जीक्यूटिव ओवर रीच अफेक्टिंग ट्रिब्यूनल इंडिपेंडेंस। तो है ना, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है वो कुल मिला के इन्फ्लुएंस करते हैं, ये बात है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स। अब जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनका हमने क्लासिफिकेशन थोड़ा सा पहले ऊपर देखा भी था हमने, यहाँ पर ये वाला, कि भाई आर्टिकल 323B में जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसमें हमने अलग अलग तरह के ट्रिब्यूनल देखे, जैसे कि टैक्सेशन डिस्प्यूट्स और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, कॉरपोरेट डिस्प्यूट्स, कॉरपोरेट लॉ, लैंड रिफॉर्म्स, इलेक्शन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, राइट। इन सब के लिए अलग अलग ट्रिब्यूनल्स मतलब हैं, और कुछ बनाए जा सकते हैं अगर नहीं है तो, ये है। तो इसके अंदर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर जुरिस्डिक्शन, सब्जेक्ट मैटर एंड फंक्शन, मतलब उनका जो जुरिस्डिक्शन का जो मेथड है, या फिर
जो उनका एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है उसके बेसिस पर सब्जेक्ट मैटर क्या है और फंक्शन, इसके बेसिस पर हम उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। बेस्ड ऑन जुरिस्डिक्शन, सेंट्रल ट्रिब्यूनल्स established by central government with nationwide operation, एग्जाम्पल्स NCLT। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है NCLT, और ये नेशन वाइड ऑपरेशन करते हैं NCLT, ठीक है ना, पूरे देश पर इनका जो है एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है। ऐसे ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ITAT, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल AFT, ठीक है ना, इनका कंपनी वाइड नेशन वाइड ऑपरेशन है। सेंट्रल ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया तो सेंट्रल ट्रिब्यूनल्स, और इनका नेशन वाइड ऑपरेशन है। स्टेट ट्रिब्यूनल्स established by state governments operating within state boundaries, example state administrative tribunals SATs, handles state government employees disputes। ये हमने अभी ऊपर पढ़ा भी था अंडर आर्टिकल 323, राइट, 323 के अंदर हमने पढ़ा था, 323A में, 323A के अंदर जो SAT था ये वाला। State Administrative Tribunals SAT handles state governments employees disputes। Revenue Tribunals deals with land revenue and tenancy disputes। जो मतलब अक्सर जो डिस्प्यूट्स आते हैं टेनेंट्स के, कोई किराया नहीं दे रहा या फिर टेनेंट घर खाली नहीं कर रहे, इस तरह के डिस्प्यूट्स आते हैं, तो उसमें या फिर लैंड का रेवेन्यू जो आ रहा है वो मिल नहीं रहा है, या फिर जो भी तरह के डिस्प्यूट्स हैं वो सब रेवेन्यू ट्रिब्यूनल्स ऑफ स्टेट इस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स वो डील करते हैं। अब ये हमने बात की थी बेस्ड ऑन जुरिस्डिक्शन। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन सब्जेक्ट मैटर, मतलब जुरिस्डिक्शन मतलब एरिया वाइज हमारे पास दो चीज़ें हो गई अभी कि भाई या तो वो पूरे नेशन वाइड काम करेंगे पूरे देश में, या फिर वो काम करेंगे स्टेट वाइज। ये पूरा देश है, इसमें छोटे छोटे स्टेट्स हैं, तो हर एक स्टेट के अपने अपने ट्रिब्यूनल्स होंगे, ये कह सकते हैं। एक जो NCLT और NGT, ITAT, AFT ये सब नेशन वाइड हो गए, ठीक है, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स के भी अपने अपने हो सकते हैं, जिसमें छोटे छोटे स्टेट्स हो सकते हैं। ऐसे ये हमने बात की है ऑन द बेसिस ऑफ जुरिस्डिक्शन या फिर एरिया। अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन सब्जेक्ट मैटर। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स रिजॉल्व डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट सर्विस कंडीशंस। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल CAT गवर्नमेंट की जो सर्विस कंडीशन है उसके बारे में, उसमें ये काम करते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, टैक्स ट्रिब्यूनल, अब इनका एरिया से या फिर जुरिस्डिक्शन से कोई मतलब नहीं है कि भाई किस बारे में है, वो जो सब्जेक्ट मैटर है उससे फ़र्क पड़ता है कि भाई कौन से एरिया का कुछ डिस्प्यूट है, फार्मिंग एग्रीकल्चर का है, कॉरपोरेट लॉज का है, या फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, मतलब ना, तो इंडस्ट्री के अपने लॉज एंड रूल्स हैं, फैक्ट्री लॉज हैं, तो उसका कोई डिस्प्यूट है, तो ये सब सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है ना, सब्जेक्ट मैटर S। तो इसमें कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो सर्विस कंडीशन है उसमें डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। टैक्स ट्रिब्यूनल हैंडल्स टैक्स रिलेटेड अपील्स, इनकम टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज, GST, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ITAT
कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, CESTAT। तो इसमें हमने दो दो चीज़ें पढ़ी टैक्स के अंदर, ITAT और CESTAT, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल और कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ITAT जो है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। बेस्ड ऑन जुरिस्डिक्शन में भी ये फॉल करता है जहाँ पर नेशनल लेवल के ट्रिब्यूनल है, और बेस्ड ऑन सब्जेक्ट मैटर में भी ये फॉल कर रहा है जहाँ पर इनकम टैक्स की बात हो रही है। कॉरपोरेट ट्रिब्यूनल्स एड्रेस कंपनी लॉ मैटर्स, मर्जर्स एंड इंसॉल्वेंसी, जहाँ पर कोई कंपनीज हैं, किसी बड़ी कंपनी ने किसी कंपनी को एक्वायर कर लिया, या फिर किसी कंपनी ने किसी को बेच दिया, शेयर्स बेच दिए, उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है ना। कुछ भी इस तरह के मैटर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में है या प्राइवेट में है, जो भी कंपनीज़ में, तो उस तरह के जो कंपनी लॉ मैटर्स हैं उसको डील करने के लिए कॉरपोरेट ट्रिब्यूनल्स हैं। तो अभी हम सब्जेक्ट मैटर में चल रहे हैं। सब्जेक्ट मैटर में पहले हमने पढ़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, जिसमें गवर्नमेंट सर्विस कंडीशन पे होता है। टैक्स ट्रिब्यूनल जो टैक्स से डील करेंगे, और कॉरपोरेट ट्रिब्यूनल पढ़ रहे हैं जिसमें कंपनीज का मर्जर, एक्विजिशन वगैरह, उनके टैक्सेस को कैसे क्या करना है, वो सब रहेगा। फिर हम आते हैं फोर्थ पॉइंट, एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल्स, जो एनवायरनमेंट के एक्सप्लॉयटेशन या फिर कोई भी पॉल्यूशन हो है, या क्लाइमेट चेंज है, या फिर कुछ बायोटिक स्पीशीज़ कुछ एक्सटिंक्ट हो रही है, एंडेंजर्ड है, इस तरह का कुछ हंटिंग पोचिंग हो गई है ना, कहीं पर कोई एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को मार दिया, या फिर जो भी एक्सवाइजेड इशू है, वो सारे इश्यूज़ कहाँ पर जाएंगे, एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल में। फोकस इज ऑन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड लीगल कंप्लायंस, है ना। कहीं पर कुछ रेयर वुड है, रेड वुड, टीक वुड, कुछ इस तरह की कोई वुड है, उसमें जो है डिफॉरेस्टेशन अलाउड नहीं है, वहाँ पर कुछ इलीगल का कुछ लकड़ी या फिर सेलिंग ऑफ इलीगल वुड्स, राइट। तो वो सब सारे काम, वो सब चीज़ें एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल में आते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यहाँ पर भी था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये नेशन वाइड ट्रिब्यूनल है, और ये कौन से सब्जेक्ट में पड़ता है, एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस ट्रिब्यूनल, जो बैंकिंग और फाइनेंस के काम है, डेट रिकवरी करना है, इंसॉल्वेंसी केसेस हैं, ये सारे काम कहाँ जाएंगे, बैंकिंग एंड फाइनेंस ट्रिब्यूनल्स में। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, DRT, डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल, DRAT। डेट रिकवरी DRT और DRAT, डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल, है ना। ये दोनों सेम ही है, डेट रिकवरी दोनों में आ रहा है, बस इसमें एपेलेट का फ़र्क है, ठीक है ना। बैंकिंग एंड फाइनेंस ट्रिब्यूनल्स। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, AFT, ये वाला नेशन वाइड वाले में भी था, ठीक है। डील्स विद सर्विस रिलेटेड डिस्प्यूट्स एंड कोर्ट मार्शल अपील्स फॉर मिलिट्री पर्सनल, ठीक है ना। जो आर्म्ड फोर्सेस के कोई केसेस हैं वो सारे यहाँ पर जाएंगे, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में। कोर्ट मार्शल अपील्स फॉर मिलिट्री पर्सनल, टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, TDSAT, टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट,
टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड appellate ट्रिब्यूनल adjudicates टेलीकॉम एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर डिस्प्यूट्स। तो अब हमने बात कर ली सब्जेक्ट मैटर पे, ठीक है ना। यहाँ पर हम बात कर रहे थे, हमने जुरिस्डिक्शन में दो तरह के पढ़े, जो नेशन वाइड काम कर रहे हैं, जो स्टेट वाइड काम कर रहे हैं। सब्जेक्ट मैटर में हमने कई सारे पढ़े, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, राइट, टैक्स ट्रिब्यूनल्स, कॉरपोरेट ट्रिब्यूनल्स, एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस ट्रिब्यूनल्स और आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल्स। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल्स एंड टेलीकॉम डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल्स। टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड appellate ट्रिब्यूनल। कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग ऑफ ट्रिब्यूनल्स, मतलब जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये कैसे बने होते हैं, मतलब इनमें कौन लोग होते हैं और ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स typically composed of both judicial members, retired judges and technical experts, subject matter specialists, ठीक है ना। इसमें जो जो हाई कोर्ट्स या फिर सिविल कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स के जो जजेस हैं वही इसमें होते हैं ट्रिब्यूनल्स में। कंपोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स टिपिकली कंपोज ऑफ बोथ जुडिशियल मेंबर्स एंड टेक्निकल एक्सपर्ट्स, मतलब जैसे हमने पढ़ा कि भाई कोई अगर एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल है तो उसमें हेल्थ एनवायरनमेंट एक्सपर्ट्स बैठे होंगे। कोई इशू आएगा, कोई डिस्प्यूट आएगा तो उनकी राय ली जाएगी कि भाई क्या सही है, किस तरह की रूलिंग या जजमेंट पास करनी चाहिए, राइट। तो उनको बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, जिससे हम एक जस्ट करेक्ट जजमेंट पास कर पाएँ। दिस इंश्योर्स डिसीजंस आर लीगली साउंड एंड टेक्निकली इन्फॉर्म्ड ना। लीगली साउंड, बिल्कुल यही बात है, लीगली साउंड और टेक्निकली इन्फॉर्म्ड है। फंक्शनिंग ऑफ ट्रिब्यूनल्स, काम कैसे करते हैं। प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रिब्यूनल्स आर नॉट बाउंड बाय स्ट्रिक्ट लीगल फॉर्मेलिटीज लाइक कोर्ट्स, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एम्फसाइज फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी एंड द राइट टू बी हर्ड। फेयरनेस मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, आपको सुना जाएगा कि आप क्या कह रहे हो, है ना। और इम्पार्शियलिटी के साथ नेचुरल जस्टिस सर्व की जाएगी कि जो होना चाहिए जैसा, राइट। अपील मैकेनिज्म, मोस्ट ट्रिब्यूनल डिसीजंस कैन बी चैलेंज्ड इन हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट्स। अपील मैकेनिज्म मतलब अगर किसी को लगता है कि किसी ट्रिब्यूनल में जाके उसको जस्टिस नहीं मिली तो वो उस जजमेंट को किसी हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। कंक्लूजन क्या है, ट्रिब्यूनल्स प्ले अ वाइटल रोल इन इंडियाज जुडिशियल सिस्टम बाय इंश्योरिंग स्पेशलाइज्ड एंड स्पीडी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। However, concerns regarding executive influence and limited judicial oversight remain challenges. Reforms should focus on enhancing tribunal independence, strengthening judicial review, and ensuring a transparent appointment process to uphold the constitutional principles and the rule of law. यही यहाँ तक था आज का ये वाला टॉपिक। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है और मैं पर्सनल भी कोचिंग अगर आपको चाहिए हो, इफ़ यू वांट पर्सनल कोचिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर।
थैंक यू।